हेलो बच्चों। वेलकम टू दिस इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का। पेन और रजिस्टर निकाल लो, पर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम इस चैप्टर को ऐसे समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स हो या CUET हो, एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर के बाहर से नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सोचो, अगर मैं तुम्हें एक जादुई ब्लैंक चेक दे दूं और कहूं जो खरीदना खरीद लो, तो तुम क्या खरीदोगे? कोई नया आईफोन लेगा, कोई स्पोर्ट बाइक लेगा, कोई फॉरेन ट्रिप पर जाएगा। लिस्ट लंबी होती जाएगी ना, राइट? इसका मतलब क्या है? हमारी वांट्स मतलब की ज़रूरतें अनलिमिटेड है, लेकिन क्या रियलिटी में जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं या पैसा है वो अनलिमिटेड हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं से जन्म होता है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स इस बात की स्टडी है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो सके। मतलब कि इकोनॉमिक्स इज द एनालिटिकल स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज चूज टू डिस्ट्रीब्यूट स्केर्स रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। मतलब कि यही बता रहा है इसमें कि सोसाइटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे जो रिसोर्सेज स्केर्स हैं, मतलब कि जो बहुत कम है, लिमिटेड है, उसको हम कैसे यूज़ करें ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें मिल सके। आपने कभी नोटिस किया है कि सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हम कितनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं? खाना, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, इंटरनेट और मेरी तरह टीचर्स की सर्विसेज। लेकिन क्या कोई एक अकेला इंसान अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ खुद प्रोड्यूस करता है? ध्यान से सोचो, एक किसान है, उसके पास ज़मीन है, ट्रैक्टर है और अनाज है। एक वेवर के पास कॉटन और चरखा है। एक टीचर के पास नॉलेज है। हर इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो वो क्या करते हैं? किसान अपना थोड़ा अनाज खुद खाता है और बाकी अनाज मार्केट में एक्सचेंज करके कपड़ा और दूसरी सर्विसेज ले लेता है। टीचर पढ़ाकर पैसा कमाता है और उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। कॉन्सेप्ट इसका यही है कि हर डिसीजन मेकिंग यूनिट, चाहे वो एक इंसान हो, हाउस होल्ड हो या कंपनी हो, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कुछ प्रोड्यूस करता है और फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाकी चीज़ें एक्सचेंज करता है। इसीलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। अगर एक फैमिली को बड़ा घर चाहिए तो शायद उन्हें फार्मिंग लैंड का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़े। और यही है, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ स्केर्सिटी। अब बात करते हैं कि वाई डू सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइजेस। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डू नॉट इमर्ज रैंडम, या रैंडमली नहीं आते हैं, ये हमेशा से आते रहे हैं। रिसोर्सेज आर स्ट्रिक्टली स्केर्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूसेस। मतलब कि रिसोर्सेज जो हैं वो सीमित हैं, लिमिटेड हैं और उनके अल्टरनेटिव यूसेस हैं। एक ज़मीन पर स्कूल भी बन सकता है और हॉस्पिटल भी। अब चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हर सोसाइटी को तीन बड़े सवालों का जवाब देना पड़ता है। व्हाट इज़ प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़। मतलब कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाएं और कितना बनाएं। सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या प्रोड्यूस किया जाए। फॉर एग्जांपल, हमें ज़्यादा खाना और कपड़े, मतलब कि कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहिए, या ज़्यादा मशीन्स, यानी कि कैपिटल या इन्वेस्टमेंट गुड्स जो फ्यूचर में काम में आएगी। क्या हमें एजुकेशन और हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या मिलिट्री डिफेंस पर? एक बार डिसाइड हो गया क्या बनाना है, फिर डिसाइड करना पड़ता है कि कितना बनाना है। हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, मतलब कि कैसे बनाएं। इसका मतलब है चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। हर चीज़ को बनाने का एक अलग अलग तरीका होता है। कहीं की लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है, कहीं की कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मतलब जिसमें इंसान यानी कि लेबर का ज़्यादा यूज़ हो। फॉर एग्जांपल, हैंडलूम से कपड़ा बनाना, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मतलब जिसमें मशीन ज़्यादा यूज़ हो। फॉर एग्जांपल, बड़ी जो टेक्सटाइल मिल्स होती है, इससे प्रोडक्शन फास्ट होती है। और इंडिया जैसे देश में जहाँ लेबर बहुत है, हमें केयरफुली चूज़ करना पड़ता है। फिर आता है फॉर हुम आर दिस गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब कि किसके लिए बनाएं। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट। जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है वो किसके पास जाएगा, किसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, किसको कम। क्या इकोनॉमी में हर इंसान के लिए मिनिमम बेसिक कंजप्शंस
इंश्योर की जानी चाहिए? क्या प्राइमरी एजुकेशन सबको फ्री मिलनी चाहिए? ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और अब तक जो पढ़ा उसको सम अप करते हैं। हमने देखा कि स्कैर्सिटी की वजह से चॉइस करनी पड़ती है, जिससे तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं: व्हाट, हाउ एंड फॉर whom। अब मेरा एक सवाल है, अगर एक देश सिर्फ मिलिट्री वेपन्स बनाने लग जाए तो उसका फ्यूचर कैसा होगा? आंसर कमेंट में बताओ। तो अब मैं आंसर बताता हूँ। फ्यूचर क्या होगा? आम जनता के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स की कमी हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की, यानी पीपीएफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। यह इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे एक इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एक पूरी इकोनॉमी के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो एक इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कौन कौन सी कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकती हैं, उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं, यानी कि पीपीएफ। सोचो, एक इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिसे वो सिर्फ दो चीज़ें यू बना सकती है: अनाज या कॉटन, मतलब कि कॉर्न या कॉटन। अब पांच पॉसिबिलिटी पॉइंट्स हैं, ABCDE। उसमें यूनिट्स दिया है सामने एक टेबल में। अब कौन, ए वाला कौन 0 और कॉटन 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, बी वाला 1 और 9, सी वाला 2 और 7, डी वाला 3 और 4 और ई वाला 4 और 0। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो, अगर देश अपने सारे रिसोर्सेज सिर्फ कॉटन बनाने में लगा दे, मतलब कि पॉसिबिलिटी आए, तो मैक्सिमम 10 यूनिट कॉटन बनेगी और कॉर्न 0 होगा। और अगर सारे रिसोर्सेज कॉर्न में लगा दें, मतलब कि पॉसिबिलिटी ई, तो 4 यूनिट कॉर्न बनेगी और कॉटन 0 होगा। लेकिन अगर देश दोनों थोड़ा थोड़ा चाहता है, जिसकी BCD, तो नोटिस करो, जैसे जैसे कॉर्न का प्रोडक्शन 1 2 3 हो रहा है, वैसे वैसे कॉटन का प्रोडक्शन 9 7 4 हो रहा है, गिरता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं। एक चीज़ को ज़्यादा बनाने के लिए दूसरी चीज़ का रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे हमें। कि यहाँ पे लिखा है सामने कि टू गेन अनदर कॉर्न यूनिट वी सेक्रीफाइस 2 यूनिट्स ऑफ कॉटन। मतलब कि हम एक या एक से दो पे आए, तो हमें 9 से 7 पे आना पड़ा। मतलब यहाँ पे हमें कितना, एक गेन हो रहा है, और यहाँ पे लूज कितना हो रहा है, दो। मतलब हम दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं कॉटन की यूनिट्स, ताकि हम एक कॉर्न की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। अब इसके डायग्राम को समझते हैं। अगर हम एक्स ग्राफ पे, अगर हम एक ग्राफ बनाएं एक्स एक्सिस पर, और कॉर्न को एक्स एक्सिस पे रखें और वाई एक्सिस पर कॉटन रखें, तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। इस कर्व को पीपीएफ कहते हैं। और ऑन द कर्व, अगर आप कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पर हैं, मतलब आप अपने सारे रिसोर्सेज का फुल और बेस्ट यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि एफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं। बिलो द कर्व, मतलब कि कर्व के नीचे किसी भी पॉइंट पर हैं, मतलब आपके रिसोर्सेज अंडर एम्प्लॉयड हैं या वेस्ट हो रहे हैं, जिस जैसे फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं या लोग बेरोजगार हैं। अब बा, अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट यही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ हैविंग अ लिटिल मोर ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द अदर गुड दैट हैज़ टू बी फॉरगॉन। सिंपल भाषा में यही है कि एक और यूनिट कॉर्न पाने के लिए आपको जितनी कॉटन की कुर्बानी देनी पड़ी थी, फॉरगो करना पड़ा, वो कॉर्न की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इससे इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप इस वक्त लेक्चर देख रहे हो तो आप दोस्तों के साथ बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हो, तो सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वॉचिंग दिस लेक्चर इज द फन यू मिस बाय नॉट प्लेइंग विथ योर फ्रेंड्स। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हाट, हाउ, फॉर होम सॉल्व कौन करेगा? इसके दो तरीके हैं: सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब कि यहाँ सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। मार्केट में क्या बनेगा, ये प्रॉफिट देख कर नहीं, बल्कि सोसाइटी का डिज़ायरेबल पॉइंट देखकर डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एजुकेशन और हेल्थ सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं, और प्राइवेट कंपनीज इन्हें नहीं बना रही क्योंकि इसमें कम प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट खुद इन्हें प्रोड्यूस करेगी। अगर गरीबों के पास खाना नहीं है, तो गवर्नमेंट राशन बांटेगी, जिसे हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर आता है मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट कहते हैं इसे। मार्केट इकोनॉमी में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मार्केट के थ्रू ऑर्गेनाइज होती हैं। वेट, मार्केट क्या है? स्टूडेंट सोचते हैं मार्केट मतलब वही सब्जी मंडी या कोई भी
अमीनाबाद की मार्केट। लेकिन नहीं, इकोनॉमिक्स में मार्केट एक इंस्टीट्यूशन या अरेंजमेंट है जहाँ बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरेक्शन इंटरनेट, फ़ोन या आमने सामने कहीं भी हो सकती है। ये कैसे काम करता है? यहाँ कोऑर्डिनेशन प्राइस सिग्नल से होता है। अगर लोग अच्छे स्मार्टफोन्स ज़्यादा डिमांड करेंगे तो स्मार्टफोन्स का प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर्स को सिग्नल मिलेगा कि भाई पब्लिक को ये चाहिए, इसमें प्रॉफिट है, चलो इससे बनाते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का जवाब प्राइस ने दे दिया। अब बात करते हैं पॉजिटिव और वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब व्हाट इज, मतलब ये क्या है। जब हम एक एक्चुअल फैक्ट्स की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं जिसे चेक किया जा सकता है, ये सिर्फ मैकेनिज्म और उसके आउटकम्स को एनालाइज करता है। जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, ये फैक्ट है, वेरीफाई हो सकता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, ये फैक्ट है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि व्हाट आउट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। जब हम एवेल्युएट करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ये डिज़ायरेबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट को गरीबों के लिए फ्री राशन बढ़ाना चाहिए, ये एक ओपिनियन है, डिबेट तो हो सकती है, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया गया। पहला एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल, यहाँ हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, मतलब एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म का बिहेवियर स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि एक सिंगल कमोडिटी का प्राइस और क्वांटिटी मार्केट में कैसे डिसाइड होता है। जो हम इस बुक में आगे पढ़ेंगे। और इसके दूसरा पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब लार्ज होता है, यानी कि एग्रीगेट। यहाँ हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं कि टोटल आउटपुट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, देश में महंगाई, एग्रीगेट प्राइस लेवल क्यों बढ़ रही है। इसमें हम पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस देखते हैं। अब स्लाइड में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर की समरी देखें तो स्केसिटी क्या होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है हमारी, व्हाट, हाउ, फॉर whom टू प्रोड्यूस। पीपीएफ क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि फुली यूटिलाइज रिसोर्सेज से मैक्सिमम क्या प्रोड्यूस हो सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, इन सेंट्रली प्लान जो गवर्नमेंट रूल वर्सेस मार्केट इकोनॉमी जो प्राइस मैकेनिज्म के रूल पे चलती है। पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव मींस फैक्ट्स के बेसिस पे, वर्सेस नॉर्मेटिव मींस ओपिनियंस के बेसिस पे। माइक्रो वर्सेस मैक्रो में हम देखेंगे तो इंडिविजुअल यूनिट वर्सेस इंटायर इकोनॉमी। माइक्रो डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट एंड मैक्रो डील्स विद इंटायर यूनिट। सो बच्चों, यहाँ पे आपका एक चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 2 बनाऊंगा, और आने वाले कुछ दिनों में मैं पूरे चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वो भी इजी लैंग्वेज में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगे या फीडबैक देना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तब भी आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं।